अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते तक जो बात हो रही थी कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के दौरान मुज़ाकरात इनके दरमियान होने चाहिए, लेकिन उन मुज़ाकरात की राह में जो हायल रुकावटें थी अब गालिबन वो दूर हो गई हैं और अब ये जो जमी बर्फ़ थी ये भी पिघलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अब हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और इससे पहले इस बात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी बज़िद नज़र आती थी कि वो एक ख़ास लेवल तक ही मुज़ाकरात करेगी, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और पाक फ़ौज से बात करेगी। लेकिन गुज़श्ता रोज़ यहाँ मुलाकात हुई है जिसमें ये डेवलपमेंट भी हुई है कि कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने इस बात का इंदिया भी दिया था कि हुकूमत से अब हम मुज़ाकरात करेंगे। तो इनिशियली ये खुद स्टेप लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो कि खासी खुशाइन बात भी है कि वो बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि वैसे तो इस बात में दो राय नहीं थी और कुछ अनासिर थे जो इस बात के ऊपर खेलने की कोशिश कर रहे थे, इसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे थे। और हमने अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी कायम की है वो अब हुकूमत से बात करेगी, मुज़ाकरात करेगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जबकि तैयार हो गई है तो स्पीकर कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर के दरमियान जो गुज़श्ता रात मुलाकात हुई थी उसकी भी अंदरूनी कहानी सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है असद कैसर साहब को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो खासा एग्रेसिव मूड रखते हैं या वो बज़िद हैं किसी एक बात के ऊपर, उनको मनाने की कोशिश की जाए और कोई दरमियानी राह निकालने की कोशिश की जाए। सख्त गिर मौक़िफ़ अपनाने वालों से भी बात की जाएगी। और अब जब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ऐसे में हुकूमती वुज़रा के कुछ बयानात भी सामने आ रहे हैं, जिसमें वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ठीक है मुज़ाकरात तो हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कुछ बातें ऐसी हैं इनिशियली जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा सा पीछे हटने को भी तैयार हो गई है, यानी कि उन्होंने नरम गोशा दिखाया है हुकूमत को। लेकिन उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो रंग बदलते हैं और यू टर्न के हवाले से हमारे से उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तो अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है और बात कितनी आगे बढ़ती है। इसी हवाले से हम बात करेंगे आज शो में। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं, बात करते हैं उनसे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बड़ी अच्छी बात है कि ये डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड से ही इनिशिएटिव लिया गया हो, क्योंकि हम तो हमेशा से इस बात की सपोर्ट में हैं कि बात जो है वो टेबल टॉक, मुज़ाकरात का रास्ता, मुफाहमत का रास्ता, दरमियानी रास्ता, मॉडरेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और आप भी यकीनी तौर पर इसी बात के हामी हैं, क्योंकि अक्सर आपसे नशिस्त रहती है, बात रहती है, तो पता चलता है कि आपका क्या है थॉट प्रोसेस। तो अब आप कितनी पॉजिटिवली इस चीज़ को देख रहे हैं कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात असद कैसर की भी हो गई है, सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे हैं कि बानी पीटीआई जेल से ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मुझे किसी पर कोई अदम एतमाद नहीं है, जितने भी मेरे पार्टी के कायदीन हैं मैं उन पर एतमाद भी करता हूँ और उनको ये गो हेड देता हूँ, ग्रीन सिग्नल देता हूँ कि वो जाएं मुज़ाकरात करें। अब वो जो सो कॉल्ड पहले वाली बात थी कि नहीं एक लेवल पर मुज़ाकरात होंगे, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे, किसी जमहूरी ताकत से, हुकूमत से कोई बात नहीं होगी, तो अब एक स्टेप बैक किया है। आप किस तरह से देखते हैं, सबसे पहले इस फैसले को ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबदो वैया का नस्ताईन। देखिए, इस तरह है कि जो मुज़ाकरात की जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं ना, वो ये होते हैं कि सबसे पहले आप एक्नॉलेज करते हैं एक दूसरे को कि भाई आपकी मतलब आप एक स्टेक होल्डर हो और आप जो एक अंदर जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को अप्रिशिएट करते हो कि ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अब पाकिस्तान में 2 या 3 प्रॉब्लम्स है, ये आज से नहीं है, हमेशा से है। अभी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। प्रॉब्लम नंबर 1 कि पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं है जी। अब वो जो मर्जी इसको करता है, मैनिपुलेट करता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या कोई और फोर्सेस हो, जब वो इसको करते हैं तो उससे एक बैड ब्लड पैदा होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान में होता है जी। अगर मेरे फेवर में चीज जा रही है तो बाकी लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, अगर उनकी फेवर में जा रही है मैं उनके खिलाफ हो जाऊंगा। लेकिन विदाउट रियलाइजिंग कि असल में जो गन है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ठीक है ना। तो जो एक्चुअल बीच में जो डंडी मार रहे हैं हम उसको कुछ नहीं कह रहे, हम आपस में लड़ रहे हैं। तो हमें इलेक्शन कमीशन को रिवैम्प करना पड़ेगा और उसमें ये 2 नंबरियां खत्म करनी पड़ेगी फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। एक नंबर 2, पाकिस्तान में हमेशा से हर दौर में पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं और हम लोग ये जो FIR काट लेते हैं और ये कर लेते वो कर लेते 100-200 फलाना,
लोगों को अंदाजा नहीं है कि जिनके ऊपर एफआईआर करती है उनकी जिंदगी खाली एफआईआर की वजह से कितनी तबाह हो जाती है। ये आप एक लोगों को अच्छा खासा कोई भी हो उनको आप कर लेते हैं, और अभी तो इस दफा तो हद ही हो गई है। इन सारी चीजों को वो करना है। अब तीसरा मुद्दा आ जाता है कि आप कहते हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये गलत काम किए। हम कहते हैं अगर हमने गलत किए आप सजा दो, अगर हमने गलत नहीं किया आप सजा मत दो। अच्छा, लेकिन उसके लिए आपने फ्री और ट्रांसपेरेंट कोई कमीशन बनाना होगा जो कि इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस का मालिक हो और इसको स्क्रूटनाइज करे। ये नहीं है कि लोगों ने मुंह पे मास्क पहना हुआ है, वो चीजें तोड़ फोड़ रहे हैं और आप कहें कि ये पीटीआई वाले हैं। ठीक है, अगर आपने कहना डॉक्टर हुमायूं है तो डॉक्टर हुमायूं नजर आ रहा हो तोड़ फोड़ करते हुए। ठीक है, लेकिन उसके अंदर सर एक माइनर एलिमेंट ये भी तो होता है कि वो डॉक्टर हुमायूं साहब की इंस्ट्रक्शंस पे कुछ लोग काम कर रहे हैं कि उसको भी फिर उस तरीके से स्क्रूटनाइज किया जाए, प्रूफ किया जाए। अगर मैं ये कहूं कि जो लोग कर रहे थे वो डॉक्टर हुमायूं के इंस्ट्रक्शन पे नहीं कर रहे थे, वो प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन में कर रहे थे और उनके लोग थे, फिर आप क्या कहेंगी? ठीक 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 सर, इजाजत दीजिएगा। कादिर खान मंदोखेल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हम बात कर रहे हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब भी हमारे साथ ही हैं, और अब जब बात हो रही है मुज़ाकरात के हवाले से, अब इस बात की कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत ने आपको एतमाद में लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनाने के लिए, या आपके साथ इसके कुछ TORs तय किए हैं। अब ये एतमाद में लेने के हवाले से बातचीत हो रही है, वो क्या TORs होंगे, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आगे बढ़ा जाएगा इस मुज़ाकराती अमल में? पश्तो में कहावत है, इसका उर्दू तर्जमा ये है कि एक बुढ़िया को कोई शादी पे नहीं बुलाना चाह रहे थे और वो कहती थी कि मेरा बिस्तर जो ना वो सरदार के घर बिछाना। ये हुमायूं मोहम्मद साहब की फिलॉसफी मैंने देखी है। इनकी जो शरायत है, हुकूमत उनसे बात ही नहीं करना चाहते। वो कि तेरे हमारे ये TORs है, हमारे ये चीजें हो। बाबा आपकी TOR में और सब दफन हो गए 24 नवंबर के साथ जो आपने यलगार किया दारुल खिलाफा पे। उससे पहले आपने 9 मई पे जो फौजी तंजीबात पे यलगार किए है। अभी आप शबरी फराज ने जो कल तकरीर की है सेनेट में, ये अभी तो पाव पढ़ने को आ गए, और ये जरा 2-4 दिन और देखिए जनरल गैंगस्टर फैज अमीद के आगे जब दायरा तंग हो रहा है तो ये मजीद इनकी बातों में लचक आएंगे और फिर ये कहेंगे। याद है कि कल तक ये कहते थे कि ये तो डाकू है, लुटेरे, इनसे क्या मुज़ाकरात करेंगे। 500 मरतबा ज्यादा तो हुमायूं मोहम्मद साहब मेरे साथ कर चुके हैं। आज जो डाकू और वो चोर सारे फरिश्ते हो गए, और अभी भी आपकी 2 दिन बाद आपने सिविल लाफरमानी का तहरीक का ऐलान किया हुआ है 14 दिसंबर तक। अभी तक जो ना हुकूमत तैयार नहीं है आपसे बात करने का। तो कम से कम मैं इस बात को अप्रिशिएट कर रहा हूं एज ए पीपल्स पार्टी का रुकन कि हम फिर भी मुज़ाकरात के उस पर यकीन कर रहे हैं। आपको याद होगा जनरल गैंगस्टर फैज अमीद ने 2018 में जब RTA सिस्टम बिठा के और इन नासूर को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है, उस वक्त भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जवाब में क्या मिले? हस्ब तरबियत वही गालियां। उसके बाद 2024 का इलेक्शन हुआ, इसके बावजूद कि हमारे नून लीग के साथ अच्छे मरासम थे, हमने खुर्शीद शाह के जरिए उनको ऑफर किया आइए आप हुकूमत बना ले, हमारी कोई शर नहीं है। जवाब क्या मिला? हस्ब मामूल तरबियत जो उनकी है, गाली गलोच। फिर ज्वाइंट सेशन से सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑफर की है। ये सारी चीजें एक तरफ रखे, अब जब ये जनरल गैंगस्टर के आगे जो दायरा तंग हो गया, जिसको ये तहयात आर्मीची बनाना चाहते थे और इमरान खान साहब सदारती निजाम के तहत तहयात सदर पाकिस्तान बनना चाह रहे थे, जिससे फौजी बगावत का प्लान बना है, जिसने शोहदा की यादगारों को जलाने का प्लान बना है, जिसने पाकिस्तान के ऐसे की तैसे करने का प्लान बना है, वो जब 2 जूते पड़े जनरल फेस को उससे तोते की तरह बोल दिए। ये बात मैं आज नहीं कर रहा हूं, ये हुमायूं मोहम्मद साहब गवाह है मेरे साथ कई शो में, ये तकरीबन 6 महीने 8 महीने से मैं कह रहा हूं। अच्छा, आज जब पता चला कि 4 सीट हो गए, उसके अंदर 9 में आ गए, तो उनके ओज ठिकाने आ गए। तो बस खुदा का वास्ता तो पहले ही कहते थे आ जाओ सियासी बन जाओ। हम फौजियों से बात करेंगे मगर फौजी अदालत पसंद नहीं है, सिविलियन से बात नहीं करेंगे मगर सिविलियन अदालत पसंद है। आज आ गए ना वही पीपल्स पार्टी की बात पे। हमने तो आपको गैर मशरूत ऑफर किए 2024 के इलेक्शन में भी, जबकि आपका एक सिंगल कैंडिडेट PTI के नाम से मुंतखब नहीं हुआ। चलो आजाद है, वो भी आपके हमने माना। आपने जवाब में क्या दिया? गालियां। आपने कहा डाकू है, चोर है, ये वगैरह सारे।
अब आप मुझे बताओ कि ये खुद चोरी के केस में जेल में बैठा हुआ है और हमें चोरों डाकू कहते थे। ठीक है मंदुखेल साहब, आज ये हुकूमत के पांव पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे? ठीक है मंदुखेल साहब, हुमायूं साहब से जवाब ले लेते हैं। सर, आप वाकई समझते हैं कि अगर चार्जशीट आई है जनरल फैज हमीद के हवाले से तो उसके बाद प्रेशर बिल्टअप हुआ है, क्योंकि लगता है कि अब ये तलवार जो है वो खान साहब की तरफ भी जाएगी और उनका भी फौजी अदालतों में ट्रायल होगा और बहुत सी चीजें जो हैं वो मंजर आम पर आने वाली हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक सहाफी की रिपोर्ट के मुताबिक। जी जी, देखिए इस तरह है इस मुल्क में आप लोगों ने देखा हुआ है कि किसी को अदालती निजाम से आप आराम से कत्ल भी कर सकते हो, आप अदालती निजाम से सब कुछ कर सकते हो और उसी अदालती निजाम से लोगों को बुलवा के उनको छुड़वा भी सकते हो। पाकिस्तान का अदालती निजाम इस किस्म का है, ठीक है, एक चीज। नंबर 2, जब एक बात याद रखें, अगर किसी जगह पे फर्क करें, किसी एक पोजीशन पे हम एक डाकू को बिठा देते हैं, लेट्स से मैं मिसाल देता हूं कि मैं एज अ पॉलिटिकल लीडर मैं अपने इलाके में एक डाकू एसएचओ को बिठा देता हूं। आप आईजी को फोन करते हो कि जी मेरा ये केस है, ये एसएचओ मुझे तंग कर रहा है। वो क्या करेगा, यार एसएचओ से ही बात करो। तो इसमें ये नहीं है कि हम ये नहीं समझते कि ये लोग नहीं है, मजबूरी ये है कि ये उन पोजीशंस पर बैठे हुए जहां पे हम कुछ कर नहीं सकते, हमें मजबूरन उनसे बात करनी पड़ेगी। वरना अगर आप मुझसे पूछे, मैं आज भी शायद बात करने के हक में ना हूं, लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री मेरे पास चॉइसेस क्या है। मैं वही मानो में उन्हीं की बात करना चाहूंगा। अगर आप मुझसे पूछे मेरे दिल की बात, कि जिनके पास ताकत है और जो काम कर सकते हैं, इनके पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन जब उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है और वो कहते हैं इनसे बात कर लो, तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, इनसे बात कर लेते हैं। और मैं इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री में बात करने के लिए तैयार हूं। अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइडलाइन करके ये मुल्क को स्टेबलाइज कर पाएंगे, तो जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके बगैर कभी मुल्क स्टेबलाइज हो ही नहीं सकता। ये एक नेचुरल फिनोमेना ही नहीं है, तो अननेचुरल फिनोमेना हमेशा अननेचुरल रहता है। तो इन द लार्जर इंटरेस्ट अगर हम ये बातें ना करें और डिस्कशन करें कि भाई क्या क्या बातें हैं और उसको अगर हम करने की कोशिश करें तो फाइन है। रही बात ये, इन्होंने जो कहा है कि डॉक्टर हुमायूं, बिल्कुल इन्होंने हमेशा जनरल अफेयर्स की बात की है कि उन्होंने ये क्या वो क्या, लेकिन वो उन्होंने उनके ऊपर तब उल्टी बातें की हैं जब वो डीजीआईएसआई की पोस्ट से हट चुके थे। जब तक वो डीजीआई की पोस्ट पर थे ना, इनकी हिम्मत भी नहीं थी कि कुछ कहने की। ये सब इसी तरह ही है, हमारा पूरा सिस्टम इस तरीके से है। अच्छा, जब कोई पोजीशन पे होता है किसी की हिम्मत नहीं है कुछ कहने की, जब वो पोजीशन से उतर जाता है फिर सब बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, लेकिन वाहिद इमरान खान है जिसने कभी ये परवाह नहीं की कि कौन पोजीशन में कौन नहीं है। अगर उसने कहना सही कहना गलत कहना, वो अपनी जगह पे है, लेकिन वो कह देगा क्योंकि वो डरता नहीं है, उसके दिल में खौफ नहीं है। बाकी इन सब के दिल में खौफ इसलिए कि इन लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए कि इनको पता है कि जिस दिन हमने कुछ कहा तो वो उल्टा लटका देंगे। बड़ा फर्क है। अब इन चीजों के ऊपर बात करने की बजाय अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कंस्ट्रक्टिव चीज की तरफ जा रही है तो बेहतर है कि उसकी तरफ चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, वो तो डॉक्टर साहब अच्छी बात है, हम तो उसको अप्रिशिएट ही कर रहे हैं। मंदुखेल साहब भी यही फरमा रहे हैं कि हमने तो पहले भी गैर मशरूत तौर पर ऑफर की थी, अब भी अगर आपने खुद से इनिशिएटिव लिया है तो दैट इज अप्रिशिएटेबल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द क्वेश्चन इज कि ये दो चीजें पैरेलली चलेंगी क्या? आप हमारी इस कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा कि क्या सिविल नाफरमानी की जो कॉल है वो भी और साथ ही साथ मुज़ाकराती अमल, आपको लगता है डॉक्टर साहब की? जी अच्छा, अगर मैं फर्क करें, मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन मैं कहता हूं कि मैं गवर्नमेंट हूं, ठीक है, और मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बातचीत करना चाहती है और उन्होंने दो डिमांड बेसिकली रखी है बातचीत करने के लिए जी। एक डिमांड मतलब एक उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकराती टीम है और उसके साथ उन्होंने दो डिमांड लिखी है। अच्छा, उन दो डिमांड के अंदर क्या चीज क्या वजन है या गलत बात है? एक उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स के केसेस खत्म करो। रिहा करने का मतलब है जो अटॉर्नी जनरल है वो कह सकता है कि हमें इनको बेल पे देने के हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको बेशक बेल दे दे, कोई मसला नहीं है, आप बेल दे दो। जब आप बेल दे दोगे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या चीज है? दूसरी डिमांड ये है कि एक जुडिशियल कमीशन कर लो जिसके अंदर एक ऐसा जज हो कि जो इन्फ्लुएंस जजेस वाले ना हो, जो इंडिपेंडेंट माइंडसेट वाला हो और वो उसके बाद कमीशन कर ले। इसमें क्या बुरी बात है?
इन दोनों में कोई बुरी बात नहीं है। अगर ये दोनों चीजें हो जाती है, उनमें से पहला स्टेप हो जाता है, तो फिर उसके बाद इसका मतलब ये है कि थर्ड स्टेप मीन्स कि जो सिविल नाफरमानी है वो नहीं होगी। अच्छा, आप उसको अवॉइड कर दोगे। ठीक है, क्या मसला है? ठीक है डॉक्टर तो साहब, मतलब आप ये फरमा रहे हैं कि जो अगर दो इनिशियल टीओआर's हैं, अगर उनको तस्लीम कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, तो फिर सिविल नाफरमानी की कॉल को ड्रॉप कर दिया जाएगा और फिर इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, राइट? मुझे एक बात बताएं, उसमें कोई तीसरी बात समझ में आती है? नहीं, हमने तो आपसे क्लैरिटी चाहिए सो दैट हम मंदोखेल साहब से भी बात कर सके ना इस टॉपिक पे। देखिए, सिंपल सी बात ये है, पॉलिटिकल केसेस, अगर कोई ये कहता है कि ये पॉलिटिकल केसेस नहीं है, तो इसका मतलब है, सच बात बताते हो, इसका मतलब है वो सरेआम झूठ बोल रहा है। पॉलिटिकल केसेस हैं। पॉलिटिकल केसेस में ये नहीं होता कि इसने पॉलिटिकली मुझे हरा दिया, नहीं, वो ये होता है कि हम उसके ऊपर ये केस करें। इनके ऊपर जो ये हर दफा रोना रो रहे होते हैं जरदारी साहब का कि वो 10 साल जेल में रहे, तो वो 10 साल पॉलिटिकल केसेस जेल में रहे, तो किसने उनको डाला था और किस चीज में डाला था? करप्शन में डाला था ना, और तो किसी चीज में नहीं डाला था। तो यही पॉलिटिकल केसेस होते हैं। कभी अच्छा, वो भी पॉलिटिकल केसेस थे। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, केसेस आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू की, वक्त निकाला। अब मंदोखेल साहब से सवाल कर लेते हैं। मंदोखेल साहब, आपने बात सुनी इनिशियली जो दो चीज़ें सेनेटर साहब ने बयान की हैं कि सियासी कैदियों की रिहाई होना चाहिए, जुडिशल कमीशन जो है वो अगर बन जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर है, और उसके बाद सिविल नाफरमानी की कॉल को ड्रॉप करके हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मैंने तो शुरू में आपको मिसाल सुना है कि बुढ़िया को कोई शादी भी नहीं बुलाना चाह रहे तो कह रहे मेरे बिस्तर सरदार या मलिक के घर पे बिछा दो। ये जो डिमांड करेंगे, इनसे बात करने को तैयार नहीं है हुकूमत, जो पाकिस्तान की ऐसी की तैस करने में उसको कसर छोड़ा। दूसरी बात, जुडिशल कमीशन की बात करें, आज गैंगस्टर जनरल फैज के खिलाफ जब चार्जशीट आ गया तो वो पूरा इंक्वायरी हो गई, तो चार्जशीट है जिसमें 9 मई का भी जिक्र है। और दूसरी बात ये सिविल ये इसने एक बात और कही है कि जब वो बंदा सीट पे होता है तो कोई नहीं बोलता। ये गैंगस्टर जनरल जिसने मुझे टॉर्चर की अपने एक एमएनए की डिस्क्वालिफिकेशन से बचाने के लिए, मुझे सेक्टर कमांडर आईएसआई के दफ्तर कराची बुलाया और मुझे 1.5 घंटा वहां टॉर्चर करते रहे। एमएनए बनाएंगे, सेनेटर बनाएंगे, 15 से 20 करोड़ रुपए देंगे, ये सारी गवाही मेरे पास मौजूद है। मैं तो आपकी तवज्जो से आर्मी चीफ से कहता हूं कि मेरी इंक्वायरी खुलवा दे, मेरी मुद्दत पे इस गैंगस्टर के खिलाफ। ये हर 10 मिनट बाद फोन कर रहा था, यस और नो में जवाब दो। उस गैंगस्टर के खिलाफ मैंने, आज नहीं बोल रहा हूं, जब ये रिटायर हो गए, जब ये कोर कमांडर पेशावर थे, 20 अप्रैल 2022 में जी टीवी अनिका शो करी थी और 24 न्यूज जो ना नसीम ज़हरा साहबा यूट्यूब में 8 बजे के दोनों शो आज भी मौजूद है। उस वक्त मैंने कहा मैं बुज़दिल इनकी तरह, मैंने जब ये गैंगस्टर कोर कमांडर था उस वक्त बोला था। दूसरी बात ये कि सिविल फरमानी का आपने अच्छा सवाल किया, इन जाहिलों से कोई पूछे सिविल फरमानी कहते कैसे? सिविल फरमानी ये है कि कोई पानी का बिल नहीं दे, बिजली का बिल नहीं दे, गैस बिल नहीं दे, किसी सरकारी दफ्तर को न माने, किसी थाने पुलिस को ना माने जी। ये सारी चीजें इनकी पुख्तनख्वा में हुकूमत है, ये होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं? ये हो सकता है? वो जो बुशरा बीबी और गंडापुर ने सर पे कफन बांध के मासूम पश्तूनों को मरवाया, खुद भाग गए और कहते हैं मैं भागने वाली औरत नहीं हूं, उस सबसे पहले वो भाग गई। और दूसरा मुझको को ताव दे के बड़े बड़े बाल रखे और अपने आप बड़ा समझता है, वो सबसे पहले भागा। ये जो पश्तूनों के कत्लेआम में मुलव्वस कौन है? ये खुद है, क्योंकि अपने साथ कलादम तजीमे लाया, असला समेत। ये पूरे पेशावर से जब ये रैली चली, सोशल मीडिया में इनकी असला दिखा रहा है पूरा। और फिर उससे पहले 9 मई के जो सारे सबूत मौजूद है, आइन का कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहते हैं कि कोई भी ऑडियो वीडियो जो तस्दीक शुदा हो, उसके लिए किसी और के गवाही की जरूरत नहीं। मैं और आप टॉक शो कर रहे हैं, ये कोर्ट में एडमिसिबल है अगर हम कोई गुफ्तगू कर ले। तो आप मुझे बता दो कि सीसीटीवी का ये डिमांड करे, इसकी अपने कैमरे से जो फुटेज बने हुए, इमरान खान के बांजे एहसान न्याजी ने जो पतलून ले रहा था, जो खुद वीडियो बना रहा था, किसी ने कहा है कि वो वीडियो जाली है, किसी ने फॉरेंसिक डिमांड की है। ये सारी वीडियो इनके अपने हाथ के बने हुए, ये जो जलाव गिराव है अपने हाथ के बने हुए। और फिर जाके पूरा पाकिस्तान को, और खुद शंदाना और वो अफरीदी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान इमरान खान है तो पाकिस्तान है। यानी इतना हद तक ये गिर गए कि इमरान खान को पाकिस्तान के साथ करे। आज क्या हो रहा है? आज उनका रोना यही है क्योंकि गैंगस्टर पकड़ा गया। उनको पता है कि सारे गुल उन्हें गैंगस्टर के साथ खेले। तहयात आर्मी चीफ गैंगस्टर जनरल फैज अमीन और तहयात सदर पाकिस्तान को बनाने के लिए उस वक्त असम्बली में मेरा साथ हली उम्मद खान कई शो में एक्सेप्ट कर चुका है कि हम सदारती निजाम की हामी है। तो सवाल ये है, ये सारी चीजों का वक्त गुजर चुका है।
ये अभी भी डिमांड रख रहे हैं, ये अभी भी कह रहे हैं हमारी ये डिमांड है। ओ भाई तुम कौन डिमांड रखने वाले? सब चीज तो सबूत हो चुके हैं, साबित हो चुके हैं। अब तो सजाओं के लिए तैयार हो। जो कोई साफी है या कोई कारकुन है, पॉलिटिकल वर्कर है, कोई सब जो जनरल के साथ जो ना ये सजा होंगे। ये मैं 8 महीने से कहता आ रहा हूं। ऐसा कानून नहीं है कि जनरल फेस का केस एक कोर्ट में चले और तुम्हारा दूसरे में चले। अच्छा मंदोखेल साहब, ऐसा क्यों होगा? ठीक है, जो मास्टरमाइंड हैं, जिन्होंने प्लानिंग की, जो प्लानर्स हैं पूरे इस इवेंट के, अनफॉर्चुनेट इवेंट के, उनको तो ठीक है आप सजाएं दें, लेकिन जो आलाकार बन गए, इस्तेमाल हो गए, यंगस्टर्स, बाकी मासूम सादा लोग, जिस तरह से आप अपने पश्तूनों की बात की, तो वहां पर भी 9 मई के अंदर लोगों को इस्तेमाल किया, बच्चे बच्चियां जितने भी लोग थे, आपने उनको अपने बेनिफिट्स की खातिर, अपने सियासी मफादात की खातिर यूज किया, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि अब उनको भी सजाएं हो। तो इज दैट राइट? आपको लगता है कि ये ठीक है, लॉफुली होना चाहिए ऐसा? देखिए, मैं कहता हूं कानून में तो ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है कि जो शरीक जुर्म उसको सजा मिलेगा। अच्छा। मगर कानून में ये भी गुंजाइश है कि कोई शख्स को अगर वरगलाए फिसलाए, जो आए दिन हम अखबारात में मुख्तलिफ केसेस देख रहे हैं। खुद असाम न्याजी जो इमरान खान साहब का भांजा है, उसका बाप तो सुप्रीम कोर्ट में रो रहा था, और बाप सुप्रीम कोर्ट में रो रहा था। तो अब ऐसे नौजवान जो बाहर से बैरिस्टर का कोर्स करके आए और यहाँ पे इनकी बातों में आ गए, तो यकीनन उनकी सजा में कमी हो, सजा उनकी भी होगी मगर सजा में बनिस्बत कमी होगी, क्योंकि ऐसे लोगों की ज़हन साजी जो उन्हें की है और उन्हें अपनी सियासत की बलि चढ़ा है, तो यकीनन उनमें रियायत होगी। माफ नहीं होगी, ये बात ज़हन में रख लेना, मगर सजा में कमी होगी। तो आप मुझे बता दो कि जो आज सैकड़ों लोग इनके जेलों में बैठे हुए, शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए, वो चौधरी साहब बैठे हुए, और वो यास्मीन राशिद साहिबा बैठी है, बहुत सारे लोग हैं, उनको तो कोई पूछ नहीं रहे। इनको तो एक ही गर्ज है कि खान को रिहा कर दो। अब आप मुझे बताओ, इन सारी सबूतों के बाद जब वो फौज अपनी सबसे बड़े हाई रैंक का DGSI कोर कमांडर को वो नहीं माफ कर रहे, तो ये कैसा माफ होगा? ये बताए ना, अभी इसराइल जो उसके लिए गीत गा रहे थे वो माफ करा दे, ये ट्रम्प के लिए बड़े नारे लगा रहे थे, ट्रम्प उसको माफ करा दे। बात ये है कि ये सारी चीजें नाकाबिले माफी है। इनको अगर सजा नहीं होगी तो कल वो और करेगा, कब परसों को और करेगा। और ये जो बैठी कहती थी बुशरा बीबी खातून खाना है, तो खातून खाना की हरकत आपने देखे, खातून खाना की जो है ना वो लश्कर कशी आपने देखा, खातून खाना की भागना और आना आपने देखा, तो किस सूरत में माफ की जा सकती है? और आपको एक बात और बता दूं, ये तोशा खाना की गड़ी करके सबसे पहले मैंने उठाया, सबसे पहले मैंने अब तक टीवी पे, वहां पे उस वक्त मैंने उठाया था, और वो सच साबित हुआ। मैं ये समझ लूं, जो हमें चोर चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी के केस में सजा भुगत रहे, खुद चोरी के केस में जेल में बैठे हुए। बिल्कुल ठीक है। आपने जो जिक्र किया बुशरा बीबी का, बुशरा बीबी की क़यादत के ऊपर बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे सर, वो उनके फैसलों से इख्तलाफ भी करते रहे, लेकिन उनको ज़ाहिर है किसी खातिर में नहीं लाया गया। फैसल वादा साहब खुद अक्सर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जो तबाही है और जो बर्बादी है, खान साहब की जो सियासी ज़िंदगी की डिस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ था, वो बुशरा बीबी के आने के बाद ही हुआ था, और वो उनको मुर्दे इल्ज़ाम भी ठहराते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उनके पास बड़ी ऑथेंटिक खबरें होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे वो फैज़ हमीद के मामले पे भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अभी दिसंबर के मिड तक इस चीज़ का फैसला हो जाएगा, और फिर हतमी तौर पर खान साहब के ऊपर मिलिट्री ट्रायल का आगाज़ भी हो जाएगा। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो आपसे पहले अर्ज कर चुका हूं कि 6-8 महीने से पहले मैं कहता आ रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये पेन है, इस पेन में अगर मेरे साथ चोरी में खुदा ना खासा कोई मलौस हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मेरा केस एक अदालत में चलेगा और उनको दूसरे अदालत में चलेगा। अब यकीनन फौजी तंसीबात पे हमले हुए, फौज के अंदर बगावत के प्लान बनाए, कोर कमांडर हाउस पे हमले किए गए, और खुद इमरान खान साहब मान चुका है कि पेट्रोल बम हमने फेंके जो जमान पार्क जो घर है इनका लाहौर में। अब मुझे बताओ कि पेट्रोल बम उनने हिंदुस्तान की पुलिस पे फेंके या पाकिस्तानी पुलिस पे फेंके? आप मुझे बता दो कि GHQ पे हमले तो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ धरने का मैंने कहा। ये जो रेडियो पाकिस्तान जला है, जिससे नष्ट हुआ पहली मर्तबा ये पाकिस्तान है, तो उसको जलाने में ये मुलवस नहीं थे। इनके सारे फुटेज नहीं आ चुके, ये CCTV भी आ चुका है, इनके अपने बनाए फुटेज भी आ चुके हैं। मैं दोबारा कह दूं कि अगर कोई फुटेज असली हुआ, उसको कोई जाली ना हो, फोरेंसिक हो गया होगा, तो उसको कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 में हर अदालत में माना जाता है, उसके लिए मजीद किसी गवाही की जरूरत नहीं होती है। तो ये सारी चीजें मौजूद है। अब ये खामखा बेवकूफ बना रहे, कमीशन बनाओ कमीशन बनाओ, किस चीज का कमीशन बनाए? सब चीज तो साबित हो चुकी है।
लेकिन जिस तरह से वो इलेक्शन कमीशन के किरदार पे बात कर रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कुछ किया इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के इवन बाद भी रिजल्ट्स के मामले पर, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई समझती है सर कि ये बड़े ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे? इज दैट राइट स्टेटमेंट? आपको क्या लगता है? क्योंकि अपॉइंटेड तो वो इवेंचुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शोरगुल करती है कि हमारे से ज्यादती हो गई, हमारे साथ गलत हो गया, फॉर्म 45, फॉर्म 47, और उसके बाद सबसे पहला एक्शन अभी मोहम्मद साहब की बात भी आपने सुनी कि वो इनके खिलाफ ही होना चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक था, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ। अच्छा। मेरे NA 242 में 25 से 30 हजार बैलेट पेपर आज भी मेरे पास पड़े हुए। हमारे कारकुनों ने पकड़े, वीडियो मौजूद है। मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर ने रिटर्न पे दरखास्त जमा करा चुके कि FIR दर्ज करो, उल्टा मेरे खिलाफ FIR कट गया। आज तकरीबन 10 महीने हो गए, इलेक्शन कमीशन मेरे केस पे फैसला नहीं कर रहा है। मैंने कहा रिजेक्ट कर दो। अब आप मुझे बताओ तो कि इलेक्शन कमीशन ने पिक एंड चूज नहीं किया है। आप मुझे बताओ, मुस्तफा कमाल के लिए मुझे फैसल वाडा साहब ने इलेक्शन से पहले कहा ये सीट आपको नहीं मिलेगी, ये दे दी गई है। अच्छा। आप मुझे बताओ तो कि इलेक्शन से पहले उसने कहा और वो साबित हुई है। 3800 वोट टोटल इसने लिए है। आप मुझे बताओ, पूरा बल्दिया टाउन, पूरा NA 242 जानता है कि वो जालसाजी के जरिए है, बैलेट बॉक्स उठा के ले गए, सारे 3800 वोट टोटल उनके। तो आप मुझे बता दो, इन सारी चीजों के, इस तरह मौलाना फजल अहमद साहब को डी खान से हरवाया और बलूचिस्तान के जिला चमन से उनको जितवाया। आप मुझे बता दो, राना सनाउल्लाह साद रफी को हरवाया। आप मुझे बताओ, अली वजीर को हरवाया। आप मुझे बताओ, मुहसन दावड़ को हराया। PTI को सीटें दी गई है। तो ये सब कुछ क्या है? इलेक्शन कमीशन ने पिक एंड चूज किए। मैं मानता हूं पहले दिन से इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक रहा है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। और नहीं तो इलेक्शन कमीशन को मेरे चैलेंज है, मेरे पास जो 25 से 30 हजार वोट पड़े हुए, जो टप्पे MQM के लगे हुए, जो हमारे कारकुनों ने पकड़े हुए, आप इनकी फॉरेंसिक करा दो। अगर ये जाली साबित हो तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ले। लेकिन ऐसी सूरत हाल में सर, आप अब इत्तेहादी जमात है हुकूमत की, ऐसे में जब हुकूमत के पास सब चार्ज है इदारों का, फैसलों का, तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हुए एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी इस तरह की चीजों के खिलाफ एक्शन अगर नहीं ले पा रहे अभी भी, जब आप पावर में हैं और आप बात कर सकते हैं, उस पोजीशन में हैं, तो आपको क्या लगता है कि फिर ये कमजोरी किसके एंड पर है? क्या हुकूमत आपका साथ नहीं दे रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, या क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम इत्यादी नहीं है, हम हुकूमत के सपोर्टर है। और इसी तरह सपोर्टर है जो 2024 के इलेक्शन में खुर्शीद शाह साहब गए, PTI को ऑफर किए कि हम आपको सपोर्ट करें। इस तरह हमने हुकूमत को, ये नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि हुकूमत तो हमारे साथ खुद मुखलिस नहीं है। आप देख रहे, सिंध पहले से बर्बाद हो चुका है, पहले से खुश्क साली का यहाँ हुआ है, 6 नहरें निकाल रहे हैं जनूबी पंजाब में। तो ये क्या हमसे पूछा? वहां पंजाब में हमारे MNA MPA को दीवार से लगाया, अपनी मनपसंद अफसरान को लगाया जो पीपल्स पार्टी से इंतकाम ले रहे हैं। तो इसी तरह वो जो सिंध का जो फंड था, जो सैलाब जदगान का फंड, वो नहीं दिया गया है। आप मुझे बताओ, पूरा सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पंजाब में कई मोटरवे है, सिर्फ मुल्तान में 2 मोटरवे हैं। तो आप मुझे बताओ, तो सिंध के साथ तो वो खुद हुकूमत सुतैलापन का किरदार अदा कर रही है। और इसी वजह से आज भी आजकल हमारी इनके साथ बातचीत चल रही है, हमारी कमेटी का, वो तो पीपल्स पार्टी को खुद दीवार से लगाने की प्लान बना रहे हैं। सारे जो ना वो कमीशन के जो अफसरान है वो उनके हैं सारे। आप देख रहे हैं कि जो आईनी अदालतें, इसी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो जुडिशल कमीशन था या वो कमेटी थी, उनसे दस्तबरदार होने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी तो आज भी नाराज है हमारे साथ, तो सुतैलापन का वो वैसे ही कर रहा है सारे जो एक चीज है। तो मैं ये कहना का मकसद है कि हुकूमत जो है ना वो यही चीज कहे, इनके बारे में बड़ा मशहूर था कि ये जब मतलब से होते हैं तो ये पाँव पड़ते, मतलब निकलने के बाद वो गले को हाथ लगाता है। ये तो उनके बारे में बड़ा मशहूर है। लेकिन फिर अभी सर आप कह भी रहे हैं कि ठीक है हम उनकी सपोर्ट में खड़े थे और हम खड़े रहेंगे, जाहिर है जितना भी अभी टेन्योर है। और अगर बिलावल साहब के कुछ मामलात हैं जो जिन पर बात होना बाकी है अभी, और वो चाहते भी हैं, नाराजगी का इजहार भी पिछले दिनों उन्होंने किया था, इवन आईनी तरमीम पास होने के मामले के बाद भी रिजर्वेशंस रही थी हुकूमत के साथ, तो क्या हुकूमत नहीं लेती है एतमाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? मैंने आपके सामने सारी चीजें रख दी है। सबसे खतरनाक चीज जो है ना वो 6 नहरें जो निकाल रही है पीपल्स पार्टी से पूछे बगैर। आप मुझे बताओ कि दरिया सिंध पहले खुश्क है, 6 नहरें निकाल दी तो बचेगा क्या? आप मुझे बताओ, सिंध पहले से ज्यादा बर्बाद नहीं होगा? तो ये हमसे तो नहीं पूछ रहे, हम तो आप कह रहे हैं हम इत्यादी है, तो इत्यादी ऐसे होते हैं कि हमसे पूछ भी नहीं रहे हैं। ये जो इरसा जो मुआहदा है 1991 अकॉर्ड जो है ना, उसकी बरखिलाफ ये सारी चीजें हमसे नहीं कर रहे हैं। पंजाब में हमारे MNA MPA जहां से जीते उनको तो दीवार से लगा रहा है। फंड तो दूर की बात है, उन अफसरान को जो एंटी पीपल्स पार्टी, उनको इस इलाके में SSP और
वो लगाया, उन्होंने डीसी लगाया। तो ये सारी चीजें तो मौजूद है। सिंध में सैलाब ज़दगान के फंड के लिए उन्होंने जो है ना वो उसके ऊपर पाव रखा हुआ है, वो दे नहीं रहा है। जहां बिलावल साहब ने 20 लाख मकानान का ऐलान किया तो खुद वज़ीर आज़म ने एग्री किया है, और फिर वज़ीर आज़म आ गया हैदराबाद से लेके सक्कर तक मोटरवे का, उसका क्या बना? आप मुझे बताओ, कराची से लेके हैदराबाद तक सड़क को मोटरवे का नाम दे दिया है। ओ भाई, आप तो इसको मोटरवे क्या, उसको आप सुजारा का नाम दे दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? यानी बात यह है, पंजाब सारा मोटरवे का जाल बिछा हुआ है और सिंध में एक भी मोटरवे नहीं है, बलूचिस्तान में एक भी मोटरवे नहीं, जहां हमारी हुकूमतें हैं। तो हमारे साथ तो खुद सुतलेपन का है। तो हम फिर भी, आपका सवाल है कि हम क्यों साथ दे रहे हैं, हम साथ नहीं दे तो होगा क्या? आप मुझे बताओ, क्या हुकूमत खड़ी हो सकती है? क्या असेंबली खड़ी हो सकती है? पहले से पीटीआई ने जो ना पूरे पाकिस्तान के सर पे उठा रखा है, उसके बाद क्या होगा? क्या इस मुल्क दोबारा जो ना मुतामिल हो सकता है? दोबारा इलेक्शन का 70 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं इलेक्शन के ऊपर। तो मैं ये समझ रहा हूँ पीपल्स पार्टी इंतहाई मजबूरी के आरंभ में, पीपल्स पार्टी के पास जो ना आगे जाने का रास्ता है, ना पीछे जाने का रास्ता है। ऐसी मजबूरी के आलम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ दे रही है। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब आपके वक्त का। आप गुफ्तगू फरमा रहे थे सारे सियासी मामले के ऊपर। नाज़रीन, शो में हम आगे भी बढ़ेंगे, बात भी करेंगे मजीद कुछ अहम उमूर के ऊपर, लेकिन यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। स्टे विद अस।